लोगों को कवर करनी है। बहुत ध्यान से प्लीज आप लोग बोर्ड की तरफ देखें सभी। सी माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन, एक बात बताऊं, मैंने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दिया, पता है आप लोगों को? जब मैंने SN1 SN2 पढ़ाया, मैंने उसी दिन हाइड्रोकार्बन शुरू कर दिया था, आप ऐसा मानकर चलें बेटा जी। लेकिन ऑफिशियली हेडिंग नहीं डाली, वो डालेंगे थर्सडे, ठीक है? थर्सडे वाली क्लास में हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन। उससे पहले पढ़ा सब हाइड्रोकार्बन ही रहे भाई। चलिए, एक टर्म जिसका नाम है मैकेनिज्म। अभी जो हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा वो बेसिकली एक तो पढ़ लिया था बेटा जी, कौन? SN1। एक पढ़ लिया है कौन? SN2। और इन पर बेस्ड बहुत सारे सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पार्ट है। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समझें। सब्स्टिट्यूशन में ही एक रिएक्शन और आती है, नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली ठीक है, भावनाएं ऐसी हैं, आप बस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करिए। सर इस मैकेनिज्म में ना आधा अधूरा ज्ञान बहुत है यार, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सिखा पाऊं और इस पर बेस्ड आने वाला सवाल आप लोगों को क्लिक हो दिमाग में एक ही बारी में। सी, और फिर इसके बाद आज की ही क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें एलिमिनेशन E1 पढ़ाऊंगा, E1 ऊपर लिखते हैं वैसे, और एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा E2। इस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा? क्या नाम है जी इनका? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सर इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत ध्यान से इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आप समझ जाइए, आज की क्लास में हम लोग 3 बातें कवर कराने वाले हैं। पहले का नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरे का नाम है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट? एलिमिनेशन के 2 टाइप पढ़ाएंगे, E1 E2, और फिर आपको कंपेरिजन करा देंगे SN1 SN2 E1 और E2 में, ताकि आपका ये डेटा क्लियर हो कि कब SN1 लगना है, कब E1 लगना है बेटा जी, ठीक है? चलिए, तो लेट मी स्टार्ट द सेशन मेरे प्यारे बच्चों, लेट मी स्टार्ट द सेशन। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात तो फ्री रेडिकल होता क्या है? सर देखो, फ्री रेडिकल का मीनिंग है ये A है और ये A है, ये जब बने होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ऑब्वियस बात है। जब इसको तोड़ोगे ना तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ले जाएगा अपना और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा अपना, इसलिए एरो, आधा एरो दिखाते हैं, आधा एरो है ना। तो यहाँ से भी रेडिकल बनेगा और यहाँ से भी रेडिकल बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल वैसा ही रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी ऑर्डर दिखाते हैं जैसा कार्बोकैटायन दिखाता है। जैसे कार्बोकैटायन का ऑर्डर 3 डिग्री, बेंजाइलिक, अलाइलिक फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री है, सेम केस फ्री रेडिकल का भी ऐसा ही है। अब बहुत ध्यान से इसको प्लीज देखें प्यारे बच्चों, समझने और सीखने की कोशिश करें बेटा जी, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए पूरी ईमानदारी से डेटा आप लोग देखें सभी। जब भी मैं बात करता हूं बेटा जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, तो आपको 3-4 बातें सर की पढ़नी पड़ेगी कि फ्री रेडिकल किस में जनरेट होता है। टर्म है, नाम है हेल्पर। क्या नाम है बेटा जी? हेल्पर। इन 5 केसेस के अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं बेटा, इन 5 केसेस के अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। इस टर्म का नाम होता है बेटा जी फ्री रेडिकल के जनरेटर। मतलब किस किस टर्म में जो है फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, इधर देख सुहाना, बहुत ध्यान से देख बेटा। सबसे पहली बात, फ्री रेडिकल्स आर जनरेट विद द हेल्प ऑफ हीट। अच्छा, हीट कैसी हीट? हीट तो सर अनेक प्रकार की होती है, सीधा सीधा ऐसा लिखा हो सकता है डेल्टा, मतलब हीट, डायरेक्ट हीट। ऐसा भी लिखा हो सकता है सनलाइट, ऐसा भी लिखा हो सकता है यूवी लाइट। इन सभी, नहीं सनलाइट मत दो, इसको हीट ही रखो, सुनो बेटा, इसको लाइट में मत रखो, वहां मेंशन कर दिया है मैंने। तो हीट, अब हीट वाली फॉर्मेशन में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा पायरोलिसिस। कोई तुमसे टर्म यूज कर दे पायरोलिसिस हो रही है, अब समझ जाओ द मैकेनिज्म यूजेस फ्री रेडिकल। पायरोलिसिस के अलावा इसको थर्मोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। लिसिस मतलब प्रोसेस का नाम है, लिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, थर्मोलिसिस। पायरो मतलब टेम्परेचर,
मतलब हीट के रिस्पेक्ट में बॉन्ड को तोड़ना। थर्मोलिसिस का मीनिंग भी क्या है बेटा, सेम ही है। अगर बात करूं मैं ई की, ई का मतलब है यहां जो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जनरली आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो। जनरली इस प्रोसेस का नाम आप क्या पढ़ते हो बेटा जी, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मैं बात करूं बेटा एल की, तो यहां पर जब मैं एल को पढ़ा रहा हूं तो ये बेसिकली क्या है बेटा, ये है लाइट। और लाइट के अंदर जैसा कि मैंने आपसे बोला कि लाइट का मतलब भैया सनलाइट भी हो सकता है, लाइट का मतलब भैया यूवी लाइट भी हो सकता है, और भी अनेक प्रकार की लाइट को लाइट में कंसिडर आपको करना होगा। और इस प्रोसेस का जो नाम होगा, इस प्रोसेस का नाम होगा, लाइट है इसलिए इसका नाम होगा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। अगर मैं बात करूं पी और आर की, तो पी का मतलब है परऑक्साइड। अगर किसी रिएक्शन में आप लोग परऑक्साइड देख लें, तो परऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड का मतलब होता है बेटा जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वही परऑक्साइड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन परऑक्साइड सुना होगा आप लोगों ने, HOROOH, H2O2। ऐसी आपने एल्काइल परऑक्साइड के नाम से भी चीजें सुनी होंगी। ये सभी परऑक्साइड के ही एग्जाम्पल हैं। परऑक्साइड में फ्री रेडिकल इसलिए जनरेट हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बड़ा वीक होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है। जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी रेडिकल और यहाँ भी रेडिकल जनरेट होगा, राइट। और अंतिम जो होता है, रेडिकल को रेडिकल की मदद से भी जनरेट किया जा सकता है। रेडिकल फॉर्मेशन, कोई रेडिकल आया उसने दूसरे को रेडिकलाइज कर दिया, ऐसा भी होता है। तो दीज आर द 5 टर्म्स और ट्रिक्स और टूल्स जिनसे आप लोग देखकर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को पहचानेंगे, जिन्हें देखकर आप लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को पहचानेंगे। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं भैया, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आज की क्लास अभी तक की जितनी क्लास है उन सबसे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं जोड़ने वाला हूं फ्री रेडिकल E1 E2 SN1 SN2 को। तो आप ये समझिए पूरी कंबाइंड क्लास है, 3 4 5 क्लास को मिक्स करके सर पढ़ा रहे हैं। और इस क्लास के बाद जो भी नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा वो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से पढ़ाया जाएगा। वहां आपको एल्केन एल्किन एल्काइन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस कराऊंगा। कृपया करके इसको स्पीड में नोट करें, नोट इट डाउन। सही है बेटा, सही है सिद्धि, जो नहीं सुना तुमने। चलो काम की बात सुनो बेटा, ये बदतमीजी कर रहे हैं कुछ बच्चे, पढ़ाई के अलावा इनको सब कुछ करवा लो। सुनो भाई, परऑक्साइड और फ्री रेडिकल, भाई 4 5 टर्म समझ में आ गए। हेल्पर वाली टर्म यूज की जाती है फ्री रेडिकल के जनरेट करने के लिए। दक्ष इधर देख ले, बहुत ध्यान से देख बेटा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं नोट डालकर, और ये डेटा आप लोगों को समझ में आना चाहिए सभी को। सी बेटा जी, आप एक बात को सीखें, आप एक बात को सीखें सर, फ्री रेडिकल कुछ और नहीं होता, कार्बोकटाइन की तरह ही बिहेव करता है। ये बात हमने पहले ही बताई थी स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो सर इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल का, वो जनरली ऐसा बताया जाता है, ऐसा बोलते हैं जी 3 डिग्री। फिर आता है अपने पास बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, उसके बाद आता है अलाइलिक फ्री रेडिकल, उसके बाद आता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर लास्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल। बोलो डेटा समझ में आता है? और लास्ट में जाके वो विनाइल फॉर्मेशन है, वो आप समझ रहे होंगे आप लोग, वो लीस्ट फॉर्मेशन है। सर ये बात आपकी बिल्कुल बढ़िया है सर, और आसानी से हम लोगों को समझ में आ गया। अब बेटा जी बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखें भाई। मैं आपसे कह रहा हूं एक टर्म नाम याद रखना, होमोलिसिस। सर होमोलिसिस का मीनिंग क्या होता है? होमो का मतलब सेम, लिसिस का मतलब बॉन्ड, मतलब सेम एलिमेंट के बॉन्ड को तोड़ना। जैसे मैंने बोला ए और ए के बॉन्ड को तोड़ दो, तो यहां से जो जनरेट होगा वो बेसिकली क्या होगा बेटा जी, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड होमोलिसिस। लेकिन अगर यहाँ ए होता बच्चा और ये बी होता, तो इसको बॉन्ड को तोड़ता, तो पॉसिबिलिटी होती कि कैटायन और एनाइन बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्री रेडिकल जनरेट किए जा सकते हैं। मेरा कहना ऐसा है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे सभी, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता हूँ। सी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। सी मैंने बोला भाई ये सी है, ये एच है, ये एच है, ये एच है, और ये एच है, ठीक है। काम की बात समझ, काम की बात समझ। पेपर में आगे यहाँ पर लिखा हुआ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये बात मुझे पता है कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होता है बेटा, ये Cl Cl का जो बॉन्ड है ये टूटेगा,
और यहाँ रेडिकल जनरेट कर देगा। मतलब एक रेडिकल इस पे आ गया, कि रेडिकल इस पे आ गया। और पता है आपको, मैंने बोला हुआ है कि रेडिकल देख के रेडिकल बना देता है। यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, यहाँ रेडिकल, एक एक दोस्ती कर लेते हैं, दूसरा आकर इससे दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ से क्या कंपाउंड बन जाता है, CH3Cl और HCl। कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं होमोलिसिस का और एग्जांपल दूं प्यारे बच्चों, ये CH3 है, ये CH3 है, बात को समझना। और क्या होमोलिसिस हो सकता है? सर आपने Cl2 डाला, कंडीशन, चलो Cl2 छोड़ो अभी के लिए, होमोलिसिस बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे टूटा, ये ऐसे टूटा, फिर रेडिकल यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है या नहीं? ट्वाइस ऑफ क्या बन जाए बेटा जी, CH3 रेडिकल। एक कंडीशन और मेरे दिमाग में आ रही है, मान लो CH3 है, ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये C है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये CH3। बताओ अगर इस पर मैंने रेडिकलाइजेशन की तो कौन सा रेडिकल फेवरेबल बनेगा? तो आप कहोगे सर देखिए, सर बनने को तो कार्बन और हाइड्रोजन से भी फ्री रेडिकल बन सकता है, बनने को तो कार्बन कार्बन से भी फ्री रेडिकल बन सकता है, बनने को तो सर ये भी बन सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि यही बनेगा। उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। जब ये ऐसे टूटेगा तो इसकी जो डिग्री होगी वो 3 डिग्री होगी। मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने की वजह से बाकी सभी रेडिकल में से ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। यही रीजन है कि इसके द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा जी, अच्छा बनेगा। इसके द्वारा बनने वाला प्रोडक्ट आलिया शर्मा क्या बनेगा बेटा, बढ़िया बनेगा। बोलो गेम समझ में आ गया? मान लो अगर मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डाल देता तो सबसे बेहतर ये होता कि इसको तोड़ के यहां पर Cl को लगाना। बात पल्ले पड़ गई होगी सभी बच्चों को। चलिए अब समय आ चुका है कुछ अच्छी बातें, कुछ सुंदर बातें पढ़ाने का बेटा जी, कुछ अच्छी और कुछ सुंदर बातें पढ़ाने का अब समय आ चुका है प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुने। एक टर्म जिसका नाम है हेलोजीनेशन। हेलोजीनेशन, हेलोजीनेशन का मतलब होता है बेटा जी X2 in the presence of sunlight, in the presence of heat, in the presence of peroxide, in the presence of radical। वो सारी कहानी मैंने आपको समझाई दी थी। तो यहाँ पर जो X2 है, X2 की जगह क्या क्या हो सकते हैं बेटा जी? X2 की जगह क्या क्या हो सकते हैं सर? That may be fluorine in the presence of sunlight, that may be chlorine in the presence of sunlight, that may be bromine in the presence of sunlight, that may be iodine in the presence of sunlight। बेटा जी इस पिक्चर का नाम क्या होगा तो लिखी गई है सर, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरिनेशन। और इस पिक्चर का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? क्लोरीनेशन। इस पिक्चर का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन। और इस पिक्चर का नाम क्या हो जाएगा? आइडिनेशन। प्रोसेस इसके नाम है बेटा जी। फ्लोरिनेशन में फ्लोराइड बनेगा बेटा एज ए रेडिकल। भाई ये जो खतरनाक रेडिकल है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है। कैसा होता है बेटा जी? हाईली एक्सप्लोजिव। दिस इज समहाउ वेरी एक्सप्लोजिव इन नेचर। आपने मेरी काम की बात नहीं सुनी अभी। मैंने क्या बोला? फ्लोरिनेशन इज नॉट ए फिजिबल प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है। मतलब इसको अगर सनलाइट दिख जाए ना तो तुरंत बॉम्ब की तरह फूटता है बेटा जी। कौन? फ्लोरिनेशन। कौन बेटा जी? फ्लोरिनेशन। आप बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, काम की बात सुनेंगे, पहले ध्यान से सुनो पूरी बात। फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सप्लोजिव, क्योंकि फ्लोर, इसका मेन रीजन बताता हूँ क्या है। देखो फ्लोरीन और ये फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना, छोटा होता है क्योंकि साइज छोटा होता है। अब बॉन्ड छोटा होना और ऊपर से भैया इसके पास क्या होते हैं? लॉन पेयर 3-3, यहाँ भी और यहाँ भी। और इन लॉन पेयर के चलते यहाँ होता है जबरदस्त रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होता है। मतलब सोचो कि ब्रोमीन कर रहा है 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक, और ये 1000 मोल को बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और जब बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं ना बेटा, तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस होता है। इतनी हैवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी कि आप इसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसकी फ्लोरिनेशन करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन ट्यूब की मदद लेते हैं। एक ट्यूब के अंदर पूरा नाइट्रोजन भर लेते हैं, इनर्ट गैस, और पूरा उसको डार्क में रखते हैं हम लोग, और उसके अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड कराई जाती है। अगर मान लो इनके सनलाइट डाल दी गई या कहीं से सनलाइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई, खत्म। एक बात बताओ, अभी आप लोग क्लासरूम में बैठे हो, या सनलाइट है या नहीं? आंसर है। दिस सनलाइट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सनलाइट।
एक्चुअल में जो एच न्यू लिखा जाता है ना, वो इनडायरेक्ट सनलाइट ही होती है। मेरी बात समझ, अब भाई मैं सारी लाइटें बंद कर दूं, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा क्या रात वाला? नहीं होगा ना, थोड़ा तो उजाला रहेगा ना। तो इसको बोलते हैं बेटा सनलाइट की तो प्रेजेंस है। इसी सनलाइट को हम लोग इनडायरेक्ट सनलाइट बोलते हैं। याद रहे, इनडायरेक्ट सनलाइट पर ही रिएक्शन होती है। आप कभी भी लैब की रिएक्शन को बाहर जाके नहीं करते कि भाई चलो अब लाइट रिएक्शन करा लें लाइट में, तो चलो भाई सनलाइट की तरफ चल लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो लैब में ही वो रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा, ठीक है। तो जब भी सनलाइट बोला जाता है तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट तो और ज्यादा पावरफुल होती है। सी क्लोरीनेशन। सर क्लोरीनेशन बहुत बढ़िया से हो जाती है सर, बड़ी अच्छी रिएक्शन है सर, आसानी से हो जाती है सर, अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ब्रोमिनेशन, हाँ देखो ये रिएक्टिव रिएक्शन है, हाईली रिएक्टिव। ये बहुत बढ़िया रिएक्टिव बच्चा है, बढ़िया। जैसे एक बार एक शब्द बोला, दूसरा चमकता हुआ आंसर बता रहा भाई इसका आंसर ये होगा। एक होता है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन ही एक्चुअल में सबसे अच्छा हेलोजिनेशन होता है। बहुत ज्यादा संतुलित बच्चा होता है ना, ये ना ज्यादा चीखता, ये आराम से अपना काम करता रहता है और रिजल्ट दे देता है। एक होता है थोड़ा सा ज्ञान मिल जाओ, बस सुनाना शुरू हो, सर ये होगा वो होगा, तुरंत शुरू हो जाता है। एक ज्ञान रखता है अपने पास, संभाल के रखता है और ज्यादा अग्रेसिवनेस नहीं दिखाता, तो बोलते हैं संतुलित बच्चा। इसको पता है कितना कहाँ कैसे बोलना है, राइट। तो ये है ब्रोमिनेशन, संतुलित। ये आयोडिनेशन। आयोडिनेशन क्या होता है? ये है बिल्कुल ढीठ बालक। ये कहता कौन जाए यार, अपना साइज इतना बड़ा है, कौन बॉन्ड तोड़े, कौन रेडिकलाइजेशन करे। तो ये क्या रहता है? ये इनर्ट रहता है बेसिकली। इनर्ट के अलावा ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। टर्म को याद रखना, रिवर्सिबल, इनर्ट, पॉजेसिव और रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। अब मुझे बताओ इन चारों मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन है? याद रखना, सवाल पूछा गया है नीट के अंदर, विच हेलोजिनेशन इज कंसिडर एज ए सेलेक्टिव हेलोजिनेशन? आंसर है ब्रोमिनेशन, सेलेक्टिव। रिएक्टिव हेलोजिनेशन, अब फ्लोराइड मत बोल देना, इट इज क्लोरीनेशन। रिएक्टिव, ये रिएक्शन प्रोसीड कराना आसान काम नहीं है। और ये रिएक्शन प्रोसीड कराना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि रिएक्शन हो तो जाती है, तुरंत रिएक्शन रिवर्सिबल कर जाती है। अब इसके लिए कुछ अलग अलग फंडे हम लोगों को लगाने पड़ते हैं। फिलहाल के लिए नोट करेंगे सभी, फिलहाल के लिए सभी बच्चे नोट करेंगे। सर F2 बॉन्ड बनता तब फ्री रेडिकल जनरेटर होता है, F रेडिकल बॉन्ड बनते हैं, क्या कह रहा गीतांश? बॉन्ड बनने के बाद जब बॉन्ड टूटता है उसमें रेडिकल जनरेट होता है, आप क्या कह रहे हो? 5 कर ले। अमन क्या कहना है? सर फ्लोराइड से ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन का रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड जो है छोटा होता है और फ्लोरीन के ऊपर साइज भी छोटा और लॉन पेयर भी ज्यादा है बेटा दोनों फ्लोरीन में। तो रिपल्शन क्या मिलेगा? ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा मिलेगा तो बॉन्ड कैन इजिली ब्रेक। आपने पढ़ा भी है, ऑल्दो नहीं पढ़ा, पी ब्लॉक के अंदर या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2Cl2 Br2 और I2। वहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिखाते हैं क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद जाके कहीं फ्लोरीन, फिर आयोडीन। तो मैं मानूं कि गेम समझ में आ गया जी, आगे बढ़ जाए। चलिए जी, तो मैं एक का मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं, ऐसा मानकर कि बाकी के मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे और फिर क्लास 11th की पहली ऑर्गेनिक रिएक्शन आप लोगों को कवर कराऊंगा। नोटेड? हल्का लिखते हो यार तुम लोग थोड़ा, जब से मैं नोट हुआ। आगे बढ़े, अमन, अंशिका, दक्ष, आलिया, आरव, दृष्टि, माधव, मन्नत, मिष्टी, सिद्धि, वत्सल, वेदांश, करण, कुणाल, वैष्णवी। आज शाम को 5:30 बजे कक्षा 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा बेटा, 5:30 बजे। आप चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। सेलेक्टिव,
कहाँ लिया इलेक्टिव? वो सेलेक्टिव वर्ड है, सेलेक्टिव। बस बात नहीं। चले भाई, चलो प्यारे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस लक्ष्य त्यागी, अब बहुत ध्यान से चीजों को समझ बेटा, सुन ले बेटा। मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पर और इसका मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे। सुन ले, तुम्हारे जीवन में CH4 आया, CH4 ने रिएक्शन की Cl2 के साथ, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की थी, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। सर परऑक्साइड बोले तो R2O2, क्यों H2O2 ट्रेडिशनल याद करना, नया याद करो, R2O2 रैद, इसके साथ रिएक्शन की। अब आप देख के मुझे बताइए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। कैसे पता लगा? परऑक्साइड की वजह से। फिर फ्री रेडिकल में बनने वाला कंपाउंड देखो सर, एक H यहां से एक Cl यहां से, प्रोबेबिलिटी है कि HCl बाहर निकल जाए और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। सर देखिए, केमिस्ट्री की दुनिया में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट को थोड़ा तवज्जो दी जाती है। अच्छा, माइनर क्या होते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के माइनर बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, जैसे अभी इस रिएक्शन में मैं प्रोडक्ट को चेंज कर दूंगा, बाई प्रोडक्ट को, देखो जरा ध्यान से। तुम्हारे अनुसार तो बनना चाहिए HCl, मैं कह रहा हूं भाई मैं इसको चेंज कर दूंगा। कैसे? देखो, पहला स्टेप जिसका नाम होता है चेन इनिशिएशन, किताब में देखोगे तो एक मैकेनिज्म लिखा होगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। तीनों बातें एक स्टेप में होती हैं। देखो कैसे हो रहा होता है, ध्यान से देखेंगे सभी। सर सबसे पहला काम है जिसका नाम है चेन इनिशिएशन। अब ये परऑक्साइड है ना सर, तो ये क्या काम करेगा सर, ये Cl जो है ना, Cl और ये Cl, ये इसके बॉन्ड को तोड़ देगा सर, और तोड़ने के बाद यहां से जनरेट हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ Cl रेडिकल। बोलो गेम समझ में आता है? इसके बाद और क्या तरीका है सर, ये जो परऑक्साइड है ना, ROO और HR, जैसी सनलाइट इस पर डलेगी तो क्या काम करेगा, ये भी अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद ये रेडिकल यहां, ये रेडिकल यहां, ये भी क्या बना देगा, ट्वाइस ऑफ RO रेडिकल। अरे पहला स्टेप समझ में आया? दिस इज कॉल्ड चेन इनिशिएशन। अब इसके बाद देखिए भैया, अब दो स्टेप्स को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, अब तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है? C, ये H, ये H, ये H, ये H। अब इसके पास चॉइस है, कैसी चॉइस? एक तो चॉइस है कि Cl रेडिकल के साथ ये कंबाइन हो जाए, रेडिकल है ना, और दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस है ये RO रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए। ट्रेडिशनली लोग इसको ऐसे ही कंबाइन करेंगे और दूसरा Cl को लाके इस पर लगा देंगे तो बन जाएगा CH3Cl और HCl, काम खत्म। ट्रेडिशनली तो ऐसे ही करेंगे कि सर Cl रेडिकल दो है ना सर, पहले रेडिकल ने इसके H रेडिकल से इसके HCl रेडिकल बाहर हुआ और दूसरा जो Cl का रेडिकल है जाके जुड़ गया। कंडीशन नंबर एक, जो डोमिनेटिंग है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। लेकिन क्यों चक्कर में पड़े हो बेटा जी, ध्यान से देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, अल्कोहल बाहर निकल जाए और ये अल्कोहल से ना रिएक्ट करे, अपोजिट Cl से रिएक्ट कर ले, पॉसिबिलिटी तो है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, ये बन जाए CH3Cl और दूसरा जो कंपाउंड बन जाए वो क्या बन जाए, ROH, अल्कोहल बन जाए। कोई तुमसे पूछ ले यार इस रिएक्शन में अल्कोहल बन सकता है, 100 बच्चों से पूछूंगा तो 99 का आंसर होगा नहीं बन सकता। लेकिन कोई बिरला होगा जो मैकेनिज्म को, गेम को समझा होगा, वो समझा पाएगा यस सर अल्कोहल कैन बी फॉर्म। तरीका वही है जो मैंने आपको बोला, पहला काम है चेन का इनिशिएट करना, फिर रेडिकल जनरेट करने, फिर इसका बात है चेन का प्रोपेगेट करना, मतलब कि ये टूटा और इसके साथ जुड़ा, प्रोपेगेशन हो रहा है, फिर टर्मिनेशन, लास्ट में स्टेबिलिटी दे देना। क्या हुआ, जैसे ही रेडिकल बना, ये रेडिकल बना, HCl रेडिकल बाहर हुआ, या तो इसी का Cl जुड़ गया या इसका ये जुड़ गया, या ऐसे इसको बाहर कर दिया, इसका रेडिकल Cl से जुड़ गया या अल्कोहल से जुड़ गया। कल को मैं कहूं तुमसे क्या ईथर बन सकता है? ईथर बन सकता है। कैसे सर? अगर यही इसी के दूसरे रेडिकल से जुड़ जाए,
कितनी सुंदर बात होगी अगर मैं इसका आंसर ये भी लिख दूं। बिरले ही बताएंगे फिर तो आंसर कि सर हाँ यस इट कैन फॉर्म। लेकिन इन सब से बचने के लिए अभी क्लास 11th में ऐसे ही मानो, एक एच यहां से एक सीएल यहां से, HCl बाहर और ये सीएल अंदर, यही समझाओ अपने मन को, हाँ ऐसा होता है। लेकिन जब 12th में आ जाओगे सेम रिएक्शन रिपीट होगी और मैं ये ज्ञान तुम्हें जब अच्छी तरीके से और डेप्थ में समझा रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आसान और बेसिक नोट करिए, नोट करिए। आल्या शर्मा, आरव, आरव आज की क्लास छूट जाती तो क्या होता बता दे रहा। अमन यादव, आदित्य यादव, दक्ष त्यागी, दिवित गोयल, दिव्यांशा, दृष्टि, गुनिका, केशवी, मनिका, मन्नत, करण, बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ जरा। बेटा बात नहीं, सिद्धि एक काम करना है बस तुझे, सिद्धि बस एक काम करना है, सुनो आगे के लिए एक काम करना है, यहां से एक सीएल वहां से एक HCl बाहर और इसका एक सीएल उसके साथ, बस इतना। ये क्या हुआ बोलो। बाकी जिनको नहीं भूलना, पहले रेडिकलाइजेशन हुआ फिर रेडिकल रेडिकल को जोड़ देना है बस। समीक्ष बेटा बात है नहीं बेटा, अच्छी बात है, लिखेगा तो नंबर मिलेंगे और खुश हो जाएगी मैडम। नहीं दुख हो भी सकती है भाई, ये भी हो सकता है, बस बस बातें नहीं। ये बड़ी दिक्कत करते हैं टीचर है ना, कहाँ से पढ़ के आ रहे हो ये सब। थोड़ा सा कुछ बच्चे ऊपर का दिखा दें तो कहाँ से पढ़ के आ रहे हो। हमने तो कभी नहीं किया भाई, देखा मतलब 6-7 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, मैंने कभी ऐसी बदतमीजी नहीं कही कि बच्चा 2 बात नहीं पढ़ के आया तो उसको ऐसा बिहेव करा दो कि भैया उसका हालत ही खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। मैं तो मोटिवेट करता हूँ और बढ़िया अच्छी बात है। चलें आगे, आगे बढ़े भाई। बस अब बातें नहीं बेटा जी, बच्चा मेरे, अब बातें नहीं, बच्चा बातें नहीं। अब मैं यहां पर कुछ सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, आज के दिन को याद रखना। 8 दिसंबर 2024 को आप लोगों ने ऑर्गेनिक की पहली रिएक्शन पढ़ी। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट रिएक्शन अपने बैच की, मुझे तो ना याद है मैंने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा भैया, और कब कब पढ़ा है, बहुत ध्यान से देखो। लेकिन आप लोग लर्न करके रखें। अरे सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट रिएक्शन नेम एज क्लोरीनेशन। और सीधा मैं सवाल पढ़ा रहा हूं, मुझे मैकेनिज्म से अभी कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल और केवल सवाल और उसका आंसर जानने में इच्छुक हूं। सुनो भाई सुनो, अब देखो लिखना शुरू कर दिया आप लोगों ने। जब मैं बोल रहा हूं सुनो, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात है तो तुम लिखोगे, और जब मैं कहूंगा लिखो तो फिर देखोगे। क्लोरीनेशन में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। क्या बताना बेटा? मेजर। बनने को तो दुनिया भर के बन सकते हैं, आपने सीख ही लिया है, लेकिन आपको क्या बताना है बेटा? मेजर बताना है। क्या बताना है? मेजर कौन सा होगा इनमें से, पहला सवाल। दूसरा आप ट्राई करें, बेटा बातें नहीं प्लीज। और यहां पर बोला हुआ एक इक्वलेंट, यहां जब Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड डाला, एक इक्वलेंट ए बना, उस ए में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड फिर से डाला, एक इक्वलेंट दोबारा, तो बी बना। ए और बी बताने, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये CH3 है बेटा, इस पर Cl2 डाल दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, 3 इक्वलेंट। ये रिएक्शन बहुत अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा जी ये जब तक होती रहेगी जब तक हाइड्रोजन है उसके पास, राइट। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आदित्य यादव,
बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए पहले सवाल का आंसर क्या क्या हो सकते हैं सर। होने को तो सर ये भी हो सकता है कि इसके पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन हटाए और एक Cl लग जाए। होने को तो यहाँ भी लग सकता है, इन पे तो चल नहीं लगेंगे। लेकिन होने को तो सर ये भी है कि सर यहाँ एक हाइड्रोजन है सर, और यहाँ पर कौन है बेटा CH3। इधर देख आरब, मुद्दा ये किस हाइड्रोजन को हटाएं और रेडिकल मैक्सिमम स्टेबल बने। सोचो, अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देता हूं, यहां रेडिकल बना देता हूं, तो दैट रेडिकल एक तो 3 डिग्री हो गया, दूसरा दैट मे बी स्टेबल बाय द रेजोनेंस पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये यहां भी और यहां भी। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल प्लस डोनर इफेक्ट से भी स्टेबल है, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो करता है बेटा फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यही बनेगा मेजर, और दूसरा Cl आएगा और इस पर अटैक करेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा सर, कंपाउंड बन जाएगा कुछ कुछ होता है, और यहां पर Cl जुड़ जाएगा प्लस HCl बाहर हो जाएगा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि और क्या बन सकते थे, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट मेजर। इन रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए दे ऑलवेज आस्क मेजर प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट, अब बताइए सर एक इक्विवेलेंट था तो एक लगाया, जब 3 होंगे तो कितने लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे और 3 Cl लगा देंगे। क्या लॉजिकल बातें हैं सर, बेहूदी बातें हैं सर, सिंपल है सर। एक बार समझ में आ गया तो दूसरी बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। से असन नो, आसान है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाइए। इस सवाल का आंसर देखेंगे भाई, एक इक्विवेलेंट था, इधर देख ले। तो सर एक बात बताइए सर, ये सर इसकी डिग्री क्या है, इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या है अगर ये बाहर चला जाएगा, 3 डिग्री। इसकी भी डिग्री क्या मिलेगी, 3 डिग्री। आप एक बात बताओ, इसके साथ साथ डिग्री के साथ साथ इस फिनाइल ग्रुप को देखो, क्या फिनाइल से नेक्स्ट वाली पोजीशन बेंजाइलिक होती है। इसका मतलब समहाउ इसके पास स्टेबिलिटी 3 डिग्री से ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इस प्लस को, इस फ्री रेडिकल को स्टेबल कर रहा है ये वाला इफेक्ट भी, प्लस आई भी। आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री है, तो क्यों ना पहला इक्विवेलेंट इस पे लगाएं, जो कि गलत हो जाएगा। इस पर इसलिए लगेगा, पहली बात तो बेंजाइलिक है सर, बेंजाइलिक और 3 डिग्री में से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, ओके जी। लेकिन इस 3 डिग्री इस बेंजाइलिक पर ये अल्काइल ग्रुप की जो प्रेजेंस है, ये इसको और भी ज्यादा रिएक्टिव बना रही होगी, या मैं कहूं फ्री रेडिकल आर स्टेबलाइज बाय द प्लस आई इफेक्ट। हम लोगों ने ये बात पढ़ रखी है, प्लस को प्लस स्टेबल करता है, तो फ्री रेडिकल भी प्लस की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट पहला जो रेडिकलाइजेशन होगा वो इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए पहली बार में जो कंपाउंड बनेगा ना प्यारे बच्चों, आप हाइड्रोजन लगा लेना, मैंने केवल और केवल ये मॉलिक्यूल लगा के आपको दिखा रहा हूं। और दूसरा, अब कोई चॉइस ही नहीं है सर, इसके पास करूं इसके पास, इसके पास, इसकी डिग्री ज्यादा है भाई। जब दूसरा मोल आएगा फिर देखेगा दूसरा कौन सा रेडिकल स्टेबल है, एक ये स्टेबल था एक ये स्टेबल है। ऐसा तो नहीं कि इसके हाइड्रोजन को उड़ा दे, उड़ा भी सकता है लेकिन वो मेजर नहीं बनेगा। तो सर बी जो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे ये Cl ये कार्बन, यहां पर ये Cl ये फिनाइल, और यहां पर ये CH3। होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। पल्ले पड़ गए, नोट करें स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली। सर हम लेफ्ट साइड वाले कार्बन पर भी तो लगा सकते थे क्लोरीन पहले, यार यही तो मैंने सिखाया था कि लेफ्ट वाला भी 3 डिग्री। अच्छा इस पे, ओहो 1 डिग्री है भैया, 1 डिग्री है बेटा, ये वाला 1 डिग्री है। हम लोग प्रायोरिटी देते हैं 3 डिग्री को, देन 2 डिग्री को, देन 1 डिग्री को बेटा। शायद ये बात पल्ले पड़ गई होगी गीतांश को, ठीक है। बोलो दिव्य, समझ में आ रहा है बेटा। अमन यादव, अमन आदित्य दृष्टि, गुनिका, गुनिका खुराना, डू मैसेज टू मी। ऋषभ, ऋषभ भाई समझ में आ रहा है बेटा। 3 डिग्री जो है उसका तो रीजन बताया ही था, ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री है, लेकिन यहां पर एक इफेक्ट और जनरेट हो रहा है बेंजाइलिक वाला, जो इसको और स्टेबल कर रहा है। वत्सल, कुणाल, वैष्णवी। चलिए प्यारे बच्चों इधर देखेंगे सभी, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे अगली कहानी। थोड़ा स्पीडली करें यार, हम लोग स्लो चल रहे हैं।
हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, है ना, वरना फिर एलिमिनेशन वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। सी, इधर आएंगे सभी। सर दूसरी जो टर्म है ना सर, दूसरी टर्म है उसका नाम है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन सर, इसमें और उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सेम एज ऑफ क्लोरीनेशन। बताओ पढ़ाऊं या समझ गए? सेम एज क्लोरीनेशन। आप समझ रहे हो ना भावनाओं को? फिर भी एक एग्जांपल पढ़ा देता हूं। मान ले यहां पर मेरे पास ये CH3 होता और मैं यहां पर डाल देता Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक इक्वलेंट। सुन ले, तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर क्या खत्म पढ़ा रहे हो सर? CH2Br। भाई बेंजीन के ऊपर तो रेडिकल इनस्टेबल है ना, मतलब इतना भी स्टेबल नहीं है, ऐसे समझो। बेंजीन के ऊपर प्लस और माइनस दोनों अनस्टेबल होती है, फ्री रेडिकल थोड़ा बहुत अनस्टेबल है, लेकिन एज कंपेयर टू बेंजाइल बहुत बहुत कम स्टेबल है। अब जरा अगला देखिए। इसके अलावा मान ले बेटा मेरे पास अगर पार्थ ये होता CH3 और बच्चा इस पर मैं ब्रोमिनेशन कर दूं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कहीं से भी CH3 एक Br को बाहर निकाल दो, बकाया HBr बाहर निकलेगा, उसका क्या करना? काम तो मेजर से है। मान लो इसी ऊपर वाले सवाल में यहां मैं Br2 डाल देता, सनलाइट एक्सेस, एक्सेस का मतलब मैक्सिमम जितने बन सकते हैं, तो तीनों हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, ऐसे बेंजीन, और ये तीनों ब्रोमीन यहां पर लग जाते हैं, साथ में थ्राइस ऑफ HBr बाहर हो जाता है। बोलो डेटा समझ में आ गया होगा तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर आरव, जल्दी से नोट करो बेटा। मिष्टी, प्राचिता, मनिका, H न्यू का मतलब सनलाइट है यहां पर। मिष्टी आज के छुट्टी मार दी तूने? घर पे कोई नहीं होगा, ओके। मुझे कुछ बच्चों के तो बड़े रीजन याद हो गए हैं जिस दिन छुट्टी मारो उनसे पूछ लो, कुछ कुछ बच्चों के मुझे रीजन याद है। 99% तुक्का ठीक ही बैठता है मेरा। चलें आगे। HB नहीं है भैया, ये HBr है ना। आगे बढ़े भाई। अगली टर्म जिसका नाम है, अगली टर्म जिसका नाम है आयोडीनेशन। सुनो भाई, अगली टर्म जिसका नाम है आयोडीनेशन। इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, थर्ड रिएक्शन पढ़ा रहे हैं इसकी, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, अब पढ़ा रहे हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन। अच्छा पहले एक बात बताओ, ये मेथड अच्छा है या बेकार है? आयोडीनेशन वाला बेकार है, क्यों? क्यों? रिवर्सिबल होता है और थोड़ा सा क्या होता है, इनर्ट इन नेचर होता है। मैं अब समझाता हूँ कैसे, समझो। आयोडीन का बॉन्ड तोड़ना कोई आम बात थोड़ी यार, बड़ा बॉन्ड होता है इसका। I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसका रिएजेंट होता है। सुन ले, जब प्राचीन काल में इस रिएक्शन को करा गया मीथेन पर, मीथेन पर जब ये रिएक्शन की गई I2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, थोड़ी सी बाद में टूटा लेकिन टूटा तो सही। इसके बाद क्या हुआ कि रेडिकलाइजेशन हुआ और कंपाउंड बिकम CH3I और प्लस HI। साइंटिस्ट लोग खुश हो गए, भाई मजे ही मजे, तीनों एक ही टाइप की रिएक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ओवर द टाइम देखा कि जो बना था वो तो बचा ही नहीं, रिएक्शन रिवर्स हो गई। इसके पीछे रीजन खोजा तो रीजन पता लगा, यार ये जो HI है ना, ये ठीक ठाक एसिड है, मतलब बढ़िया एसिड है। और ये किसकी तरह काम करता है बेटा जी? ये क्या काम करता है? ये रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। इट इज कंसिडर एज ए, कौन सा एजेंट बेटा? हाँ, ये क्या काम करता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा जी? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दीजिए। और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसके साथ रिएक्ट करके इसको रिड्यूस कर देता है फिर से। ऐसी कहानी है। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा यार क्या करें इस रिएक्शन को रिवर्सिबिलिटी से बचाने के लिए, तो उन्होंने एक रिएजेंट बोला लोगों को कि भाई एक काम करना, जब भी आयोडीनेशन करो ना, एरो पर लिख देना ये HNO3, यानी कि या तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लेना HNO3 जैसा, या HiO3 जैसा यूज कर लेना। ये ना मिले तो मार्केट से मरकरी ऑक्साइड ले आना। इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर लेना। क्यों? क्योंकि ये सभी
क्योंकि ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाते हैं तो रिएक्शन न्यूट्रलिटी को प्राप्त हो जाती है। फिर ये इतना रिएक्टिव रहेगा ही नहीं। इसकी रिएक्टिविटी को सबको कौन खा जाएगा बेटा जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3। इसके साथ कंबाइन होके न्यूट्रलिटी और आपका मेन कंपाउंड बन जाएगा। समझाता हूं कैसे। सर अब एक बात बताइए सर, यहाँ जो रिएक्शन होगी वो क्या बनेगा सर? CH3I। और क्या बनेगा सर? बाई प्रोडक्ट बनाओ तो माने। देखो बेटा क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, समझ। HiO3 था और ये I2 था, सॉरी HI था। ये जब आपस में मिले ना तो यहां से बन गया बेटा जी थ्राइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या मिल गया? थ्राइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस I2। इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा? I2 का मीनिंग से पहले रिएक्शन को बैलेंस करो, पहले रिएक्शन को बैलेंस करो भाई। 3 दूनी 6, 6 हो रहे हैं। मैं और क्या लगा सकता हूं यहां? आयोडीन कितने हो रहे हैं? 2। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? HI पर बैलेंस कर देते हैं, 5 HI बस। 5/2 का करना। 3 दूनी 6 हो गया ना ये। हाँ तो 6 तो हो गया, बैलेंस हो गया है ना ये इक्वेशन। अच्छा एक बात समझ लो, तुम बाई प्रोडक्ट समझ गए? बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? बाई प्रोडक्ट बनेगा कौन कौन? पानी प्लस I2। अब एक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। इस रिएक्शन का तो गेम अलग है कि इसने क्या किया, पहले इसको समझो। HiO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये महाराज क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों न्यूट्रल कंपाउंड बना दिया, पानी न्यूट्रल I2 न्यूट्रल। देखो कैसे, ये HI था यहाँ पर नेगेटिव, I नेगेटिव, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? I0। तो अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही यही है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराना। ऑक्सीडाइज करके किस कौन सी स्टेट में जा रहा है? न्यूट्रल में ना, तो न्यूट्रलिटी मिल गई। तो अब अनस्टेबल हो गया जी, मतलब कि स्टेबल हो गया जी। अब ये रिएक्ट नहीं करेगा बैक साइड, एक काम। दूसरा, जो इस रिएक्शन के बारे में कम लोग जानते हैं वो जरा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, फिर रट्टा मार के बाहर निकल लेते हैं। ये I2 है। आप सभी ने सुना, ध्यान से सुन, आप सभी ने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, नाम है इसका ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो ये कहता है जब भी इक्विलिब्रियम सेट होता है ना, अगर रिएक्टेंट साइड में कुछ बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो? आपने HiO3 डाला, एक काम तो इसने ये किया कि HI को रिड्यूस, मतलब इसको क्या कर दिया बेटा जी? ऑक्सीडाइज कर दिया, और इसको अनस्टेबल से स्टेबल कर दिया। ठीक है, एक काम तो ये किया कि रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को रोक दिया, एक काम। दूसरा, जब ये रिएक्शन आपने HiO3 के माध्यम से की तो इसमें जनरेट हुआ I2, और I2 रिएक्शन में जनरेट होने का काम मतलब रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ा रहा है, और जब I2 बढ़ेगा तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ना केवल इसने HI को न्यूट्रलाइज करने का काम किया है, बल्कि इसने रिएक्शन के रेट को भी बढ़ा दिया है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। समझ में आया? एक खत्म बच्चों। मैंने बोला कि आपने जो HiO3 डाला है वो ना केवल HI को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, बल्कि उस रिएक्शन से I2 प्रोड्यूस हो रहा है। वो जो I2 है वो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, जो रिएक्शन को फर्दर रेट को बढ़ा रहा है। रिएक्शन के रेट को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर रिएक्टेंट साइड कुछ बढ़ता है तो प्रोडक्ट कहां जाता है? दूसरा, ऐसे भी देख सकते हो, HI बना था, इस HI को न्यूट्रलाइज ही तो कर रहे हैं, यानी कि HI की मात्रा को कम कर रहे हैं, I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब HI कम होगा तब भी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ली चैटलियर के अकॉर्डिंग। अगर प्रोडक्ट कम होता है तब भी रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पर सवाल आता है। सवाल क्या आता है मैं समझाता हूं। फॉर आयोडीनेशन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई। अब बता देना आंसर। In iodination, HI is produced, which is considered as a reducing agent. So we need a good oxidizing agent to neutralize it. Otherwise, the backward reaction is there. Or to prevent the backward reaction, to prevent the reversibility of the reaction, we use strong acid. That is HNO3 और HiO3. इन तीनों में से ज्यादा प्रेफरेबल रहता है HiO3. नोट करिए। तो भी यही काम करेगा, वो भी उसको ऑक्सीडाइज करके अलग कर देगा, बनाएगा I2 ही। नोट इट डाउन, समझ में आ गया होगा? नोट कर, स्पीड में नोट कीजिए भाई सभी। यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म खत्म होता है बेटा,
और अब शुरू करते हैं हम लोग एलिमिनेशन। बेटा एक बात ध्यान, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने से क्या होगा, ज्यादा चीज मिलेंगी। कहाँ HI को तो रिड्यूस करके I2 में कन्वर्ट करते रहेंगे, वो बने तुरंत I2, वो बने वो तुरंत I2। दृष्टि देख बराबर से। चलो जी, बस एक टर्म समझो भैया, नहीं करते फ्लोरिनेशन। मैंने बोला ना फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव है, पढ़ाते भी नहीं है, सिखाते भी नहीं है, गलती से बच्चा सीख गया और कर दिया तो जो है एक्सप्लोजिव इन नेचर है, इसलिए पढ़ाते भी नहीं हम लोग। आ जाओ हमको तो आती है। नाइट में ग्लास वूल में रिएक्शन करते हैं, नाइट्रोजन क्यों बताएं भाई। सुनो, अरे बेटा तुम रोक ही नहीं पाओगे सनलाइट को, मैंने बोला तो सही। तुम इनकेस फ्लोराइड तुम्हें मिल गया, एल्काइल एल्केल तो मिल ही जाता ऑब्वियसली, तुमने जोड़ दिया और तुम रोक ही नहीं पाओगे सनलाइट को। बहुत डार्क में रिएक्शन होती है, ग्लास ट्यूब में रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन एज ए इनर्ट मटेरियल यूज करना पड़ेगा। आओ इधर आओ। अच्छा फोड़ना ही है तो अलग बात है। बस 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 बेटा इधर सुनो, बस ये सुविधाएं तो बेटा पाकिस्तान में मिलेंगी, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आओ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए है, बोल दो सारे, कोई दिक्कत नहीं। सुनो काम की बात सुनो, क्या पढ़ा दिया मैंने पढ़ा दिया सब्स्टिट्यूशन, 3 सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 और फ्री रेडिकल। अब पढ़ाने जा रहे हैं एक बहुत सुंदर रिएक्शन जिसका नाम है एलिमिनेशन। आप बेटा इधर सुनियो, एलिमिनेशन। सर क्या होता है इस एलिमिनेशन का मीनिंग, कैसे काम करता है सर ये एलिमिनेशन। देखो एलिमिनेशन का मतलब होता है सम स्मॉल मॉलिक्यूल removed to form pi bond and increase degree of unsaturation। पढ़ाया क्या सर ने, क्या आप लोगों को मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं पढ़ाया। अब मुद्दा ये उठता है सर ये स्मॉल मॉलिक्यूल क्या चीज है। देखो डेफिनेशन कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लिखी है मैंने। कह रहे हैं कि पूरे कंपाउंड में से कुछ मॉलिक्यूल बाहर चला जाए जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बन जाए, उसी रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन है। ऐसे ही तो पढ़ाया था, सिंगल का डबल हो जाए, डबल का ट्रिपल हो जाए, वही एलिमिनेशन है। एडिशन क्या होता है, जस्ट उल्टा, अपोजिट ऑफ एलिमिनेशन जी। स्मॉल मॉलिक्यूल कौन कौन जा सकता है जी, पानी, पानी के अलावा जा सकता है HX। HX में समझ रहे हो, HX में HF को निकालने की कोशिश मत करना, HCl HBr और HI, और लास्ट अपने पास होता है कौन बेटा पार्थ, अमोनिया। जर्नली, लास्ट नहीं बोलना चाहिए, जर्नली ये तीनों ही मॉलिक्यूल एलिमिनेशन रिएक्शन में काम आते हैं। अब ये 2 प्रकार की रिएक्शन है एलिमिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन होती है E2 बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन होती है नाम है इसका E1। अब देखने सुनने में पता क्या लग रहा है बच्चे को, SN1 SN2, जैसे SN1 होती थी ऐसे SN2, कुछ सिमिलरिटीज हैं लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है भैया। दोनों क्या है बेटा जी, बेहद डिफरेंस है दोनों सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। सी इधर देखेंगे सभी। सबसे पहले मैं आपको सीधा सीधा ना एक सवाल पढ़ाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि E1 है या E2 है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। सी मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास CH2 और ये है H। ये CH2 और ये है कोई हेलोजन मान लेते हैं, Cl मान लो, Br मान लो, मर्जी आपकी, Br ही मान लेते हैं। और इस पर भाई पर मैंने रिएक्शन करा दी KOH अल्कोहलिक। अच्छा इन रिएक्शन की खास बात बताऊं, ये रिक्वायर्ड गर्मी, मतलब इन रिएक्शन में क्या प्रेजेंस होती है बेटा, हीट की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो सर ये अल्कोहलिक KOH इन्होंने दे रखा। कभी कभी पेपर में एग्जामिनर लिखना भूल जाता है हीट, पर वो कुछ ना कुछ ऐसी हिंट दे देता है जिससे पता लग जाता है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर यहाँ एक्वस लिख देता तो K और Br बाहर, OH अंदर, सीधा सब्स्टिट्यूशन हो जाता। लेकिन मैंने अल्कोहलिक लिखा है और इस पर हीट लिखी है, तो मतलब सीधी सी बात है सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन कैसे होता है ध्यान से सुन। सबसे पहले OH नेगेटिव ऐसे आता है बैक साइड से और आएगा घूमता हुआ और इस H+ को बाहर निकाल देगा। H+ बाहर गया तो बन गया इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव।
कार्बन बोला भैया मैं नेगेटिव से स्टेबल नहीं हूं, मैं तो आगे दे रहा हूं अपना नेगेटिव। ये जैसे ही आगे आ जाए कार्बन क्या आएगा, 2 3 4 5 बॉन्ड, भाई निकल ले। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते, देयर मस्ट बी बस बेटा जी बातें नहीं, बच्चों बातें नहीं, अभी बता रहे। सबसे पहले जो निकलेगा वो कौन निकलेगा बेटा जी? बेस। OH नेगेटिव किसका काम करेगा बेटा जी? बेस का काम करेगा। और बेस हमेशा कार्बन पर अटैक नहीं करता, किस पर अटैक करता है बेटा? हाइड्रोजन को खींचता है। ये पुरानी बातें हैं अपनी कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर होता था? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कार्बन पर जाकर अटैक करें, और बेस वो होता है जो H पॉजिटिव आयन को जाकर खींचे। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर बातें तो बहुत बेसिक हैं सर, और सिंपल भी हैं सर, और आसान भी हैं सर। तो यहां से OH नेगेटिव आया और H प्लस को खींच ले गया, बना नेगेटिव, नेगेटिव आगे गया, ये Cr Br नेगेटिव आगे पहुंचा, और यहां पर बन जाएगा प्लस। प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन। भाई जैसे ही Br बाहर गया तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा जी? प्लस। और प्लस बनते ही ये पिक्चर क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी। और साथ में क्या रिलीज हुआ समझो, OH नेगेटिव ने H को खींचा तो साथ में रिलीज हुआ पानी। और जैसे ही Br नेगेटिव से, Br नेगेटिव बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके इंतजार में बैठा हुआ है कौन? K प्लस। आई बात समझ में? ये टाइमली इसको यहां से खींचने की कोशिश कर ही रहा था, उस ऊपर से 5 बॉन्ड हो ही रहे थे, फाइनली जाके यहां से निकल ही जाना है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार दोबारा सुन लो, सुनो प्यारे बच्चों। इस रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन 2। सर व्हाई इट इज 2? बिकॉज इन दिस रिएक्शन ओनली वन स्टेप इज इन्वॉल्व। कैसे? ये आया ऊपर से इसको लेके गया, नेगेटिव बना, नेगेटिव आगे गया, सारा एक ही ट्रांजिशन स्टेट में चल रहा होता है। सुनो ध्यान से, सुनो बेटा, इधर देखना, ये CH2 है, ये H है, ये CH2 है, और ये Br है। ये OH यहां से आएगा ऐसे, देख, OH यहां से आएगा ऐसे, और ये ऐसे आएगा, देख 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 देख। फिर यहां ट्रांजिशन बनेगा, ट्रांजिशन यहां बनेगा, यहां ट्रांजिशन बनेगा इसका जाते हुए। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजिशन? 1 2 3 4 5 एटम। इसीलिए इसको बोला जाता है 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। क्या मेरे शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोग सभी को? ये जो मैकेनिज्म अभी आपके सर ने पढ़ाया है, इस मैकेनिज्म का नाम था E2। क्या नाम था इसका? E2। E1 में क्या होता होगा? E1 में कार्बोकेटाइन बनता है बेसिकली। E1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। अभी के लिए ऐसा समझे, पॉइंटर डाल के लिखवा रहा हूं, सुनो। इसका जो रेट है वो ना केवल एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता, बल्कि जो आपने बेस डाला है OH नेगेटिव, उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। दूसरी बात, इसका रेट, या मैं कहूं इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड। इसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड स्टेबिलिटी। आप देखो ना यार, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड स्टेबल होगा, जितना ज्यादा ही डबल बॉन्ड स्टेबल होगा, उतनी जल्दी से H प्लस जाएगा, उतनी जल्दी से Br नेगेटिव जाएगा। और समझ में आ रही नहीं आ रही? या मैं ये कहूं, जितना जल्दी से दोनों जाएंगे उतना ज्यादा जल्दी डबल बॉन्ड बनेगा ना। और ये डबल बॉन्ड मान लो यहाँ एल्काइल होते, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती? ज्यादा। ये कहना चाह रहा हूं। और ये जो E2 होती है ना बेटा, ये एंटी एलिमिनेशन है। सर ये क्या नई चीज है सर? एंटी एलिमिनेशन का मतलब है प्यारे बच्चों, एक Br यहां से गया तो एक H कहां जाएगा? इसके अपोजिट से। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? ओके, मैं यही चाहता था, समझेंगे सभी। बेटा जी ये Br है, ये H 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 है। नहीं समझ पाए? ये पूरा मॉलिक्यूल मैंने ये बना रखा है, देख लीजिए आप। इस वाले कार्बन को, ये कार्बन मान लो आप, इसके बाहर वाला कार्बन मान लो, ये देखो CH3, अंदर वाला कार्बन देखो CH2 और एक Br, CSNO।
आप मुझे बताइए इस Br के सबसे नजदीकी हाइड्रोजन कौन है? ये दोनों। इससे अगला ये दोनों। जो सबसे लास्ट है, सबसे दूर है, वो कौन सा है? ये वाला। तो ये हो गया ना एंटी एलिमिनेशन। ये यहां से गया, ये Br यहां से गया और बीच में डंडा आया। सर कहां मिलेंगे ऐसे सवाल? MS चौहान। इसलिए करा दिया है कि कल को ये आ जाए भागते हुआ मेरे पास, ये नई चीज क्या देख ली। यही है सर। घूम गए सर, घूम गए क्या? ये आ गए समझ में? ये तो भूल जा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले H और यहां से Br। एक और तरीका बता दूं, वो सिंपलेस्ट। जहां से Br जुड़ा हुआ है इसका नाम अल्फा दे दो, और नेक्स्ट टू द Br इस बीटा। बीटा से हाइड्रोजन हटा दो, अल्फा से Br हटा दो, बीच में डंडा लगा दो, खत्म। नहीं समझ में आया? बात समझ में आया नहीं आया बेटा जी? एक डबल बॉन्ड है, एक ब्यूटीन है, दोनों की स्टेबिलिटी। एक इथीन है, एक ब्यूटूइन है। तो ब्यूटूइन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंसी तो होगी ना रोशन? बोलो भाई। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर होनी चाहिए। MTS का मतलब होता है 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। भैया नोट करो अपनी इच्छा अनुसार इसको बढ़िया तरीके से। हो गया नितांत? ये हुआ बेटा जी? नोट हुआ भाई सभी से? तो ये जो रिएक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ी, नहीं हुआ नोट? करो यार इसको। ये जो रिएक्शन अभी आप लोगों ने पढ़ी, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन 2। एक बात और कह देता हूं आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी। सी सुनो, एक रिएक्शन और होती है, नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन 1। केवल मैं अभी ना इंट्रो दे रहा हूं, कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा, केवल एक बेसिक सी बात बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ CH2 है, ये H है, और ये CH2 और ये क्या है बेटा जी? यहाँ पर OH है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो पानी को खा जाए, यानी कि जो पानी को रिलीज करा दें यहाँ से। और या फिर इसके अलावा H3PO2 के अलावा P2O5, ये सभी क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एक ही उद्देश्य है, टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, राइट? डिहाइड्रेटिंग। सुन ले बेटा, सुन ले। इसमें सबसे पहले क्या होता है सर? रिएक्शन वही है, ये अल्फा है, ये बीटा है सर। अल्फा से OH, बीटा से H, यही बाहर होना है। लेकिन कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? वही एल्कीन बनेगी। और साथ में जो कंपाउंड बनना होगा वो क्या बनना होगा? पानी। सेम देखो, सेम सेम काम हुआ बिल्कुल। यहां और यहां देखो सेम है बिल्कुल। लेकिन पता है इसमें क्या हुआ? इसमें रिएक्शन के अंदर पहले बना कार्बोकेटाइन, ये टूटेगा और यहां प्लस बनेगा, और उसके बाद बेस आएगा और इस H+ को ले जाएगा, उसके बाद यहां पर एल्किन बनेगा। अंतर समझ में आया? मतलब उस रिएक्शन के अंदर क्या होता था? पहले बेस आके H+ आयन से अटैक करते था और 1 स्टेप रिएक्शन हो जाती थी। इसमें क्या है? पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन बन गया है तो दैट मे बी रीअरेंज, दैट मे बी शिफ्ट, और दैट मे बी रिंग का एक्सपेंशन। तब जाके वो बेस आएगा और H+ आयन को, पड़ोसी H+ आयन को ले जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। सुनो, मैंने तुम्हें एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई है, और एलिमिनेशन के लिए मैंने आपको बताया बेटा देयर आर 2 टाइप ऑफ एलिमिनेशन, द वन इज E2, द अनदर इज E1। इसके बारे में क्या क्या जानते हो लिखिए। तो सबसे पहली बात, दोनों रिएक्शन के अंदर वी नीड हीट, जो इसको सब्स्टिट्यूशन से अलग बनाती है। दूसरा, इसके अंदर हमें चाहिए बेटा जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लाइक OH नेगेटिव, लाइक C2H5O नेगेटिव,
ठीक है, लाइक NH2 नेगेटिव, ये चाहिए बेटा हमें। जबकि यहां पर जो मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि पानी, जैसे कि अमोनिया, जैसे कि, और क्या हो सकता है बेटा जी, जैसे कि एल्कोहल, राइट। ये सभी वीक वाला पार्ट चाहिए। सी सी इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन यहां जो बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन में रीअरेंज, लेकिन यहां कैसी भी कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, नो रीअरेंजमेंट इज देयर। इसके बाद इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। एल्कीन का दूसरा नाम होता है बेटा जी ऑलिफिन, तो कहीं कहीं किताबों में ऑलिफिन करेक्टर भी होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑलिफिन करेक्टर, मतलब पाई बॉन्ड करेक्टर। यहां आ जाओ, यहां इसका रेट किस बात पर डिपेंड करेगा जी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता, कोई डाउट है यहां तक, नहीं होना चाहिए। इसमें भी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, और यहां भी वी रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं बेटा, नोट करिए स्पीड में, नोट इट डाउन स्पीडली, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए सभी। गुनिका, केशवी, मिष्टी, नितांत, क्यों बेटा जी, आज की क्लास में आपको E2 समझ में आ गया और E1 समझ में आ गया, अभी मैकेनिज्म की बात नहीं की, बस ये बात करिए कि E2 के अंदर पहले बेस H+ आयन को लेता है, तब जाके आपका लिविंग ग्रुप लीव होता है। E1 के अंदर पहले लिविंग ग्रुप ही लीव हो जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, और उसके बाद फिर जाके बेस H+ आयन को लेके जाता है। प्रोडक्ट विल बी सेम, प्रोडक्ट विल बी सेम, अल्फा बीटा एलिमिनेशन इज देयर। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नितांत, हाई टेम्परेचर। भाई ये बातें समझ में आ गई क्या? आज शाम को 5:30 बजे ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना बेटा। कितने बच्चों ने की थी लास्ट क्लास ऑनलाइन ज्वाइन? जिनके एग्जाम है वो तो जरूर करें भाई। आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, सॉल्व आज वो पढ़ाऊंगा मैं, केएसपी। पीएच उसी के अंदर। हाँ मन रिकॉर्ड हो जाएगी, डोंट वरी।
चलिए भाई, सुनिए मेरी बात। एक सवाल करके दिखाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुन ले अब। इस सवाल को करने वाला बच्चा अतिशय प्रिय है। जो भी कर देगा मैं मान जाऊंगा, हाँ भाई बच्चे के अंदर दम है। ऐसे ही बोल रहा हूं मैं। बहुत ही बेसिक सवाल है। हाइपर स्टेट में आ जाओ। KOH डाल दो या पानी डाल दो, चलो पानी। ठीक है। सवाल क्या है मेरा, ये प्रोडक्ट जो बना, ये जो मेजर प्रोडक्ट बना, इस मेजर प्रोडक्ट में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का सम कर दो। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का सम। ए ऑप्शन 9, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी नो पतो। बताओ बेटा, बताओ। DU है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसका मीनिंग होता है कितनी रिंग्स हैं प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। चलो करोगे इस सवाल को? चलिए बेटा, सोच समझ के आंसर दे। कैसे बोल रहा नालायक। ये अल्फा पोजीशन है, बीटा है बेटा, ये भी हो सकती थी। ये अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा है। ये अल्फा है, ये इसकी बीटा है। कर दो एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है बीच में? अर्थात डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया? 4, अल्फा 3। इसलिए बोला ताकि सब बच्चे करें। चलो जी। हाँ बेटा दृष्टि, इसमें मुश्किल क्या था?